Hi guys, today we are covering chapter 3 of arbitration and conciliation। और पिछले दो चैप्टर की तरीके से ही हम इसे को मॉड्यूल से कवर करेंगे और एमसीक्यू भी कवर करेंगे। और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम हाईलाइट करते हुए चलेंगे, और हाईलाइटेड हैं तो आप भी साथ के साथ हाईलाइट कर सकते हो। और एमसीक्यू पूरे कवर है, मॉड्यूल भी कवर है। और ऐसे ही हमने पिछले दो चैप्टर की तरीके से करा था, तो वो आपने अगर नहीं देखे तो वो भी देख लेना। और इसके बाद सिर्फ एक ही चैप्टर हमारा रहता है, वो भी हम जल्द ही कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। सो फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा एडहॉक आर्बिट्रेशन। अभी तक हमने आर्बिट्रेशन पढ़ा था कि क्या कैसे होती है। अब इसमें टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन हम पढ़ रहे हैं, और टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन में हमारा फर्स्ट टाइप है एडहॉक आर्बिट्रेशन। एडहॉक आर्बिट्रेशन क्या होती है? इसके अंदर पार्टी जो इन्वॉल्व होती है उनके पास पूरा आर्बिट्रेशन प्रोसेस का अपने ऊपर ही कंट्रोल होता है। मतलब पार्टीज़ के पास ही पूरा का पूरा कंट्रोल होता है कि उन्हें आर्बिट्रेशन प्रोसेस कैसे प्रोसीड करना है। और जो भी करते हैं वो अपने से करते हैं, असिस्टेंस नहीं लेते इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन की। इन एडहॉक आर्बिट्रेशन पार्टीज़ के पास ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ऑटोनॉमी रहती है कि उन्हें प्रोसीजरल रूल्स कैसे सेलेक्ट करने हैं या आर्बिट्रेटर कौन सा सेलेक्ट करना है अपनी मर्ज़ी से। मैनेजिंग द ओवरऑल आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स की पूरी प्रोसीडिंग्स कैसे काम करेगी, कहाँ पे काम करेंगी, क्या रूल्स अप्लाई होंगे, वो सारा का सारा कंट्रोल पार्टीज़ के ऊपर ही रहता है, क्योंकि वो सारी प्रोसीडिंग खुद से कर रही है, इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन की हेल्प नहीं ले रही है। तो अब इसके फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहला फीचर है कि सेलेक्टिंग एन आर्बिट्रेटर, जो कि इसके अंदर जो है पार्टी फ्री टू चूज़ होती है कि उन्हें कौन सा आर्बिट्रेटर या कितने आर्बिट्रेटर चाहिए। ऑब्वियसली वो रूल है कि 1, 3, 5 मतलब ओड नंबर में ही होने चाहिए। तो लेकिन फ्री टू चूज़ है कि हमें कितने कौन और कैसा आर्बिट्रेटर चाहिए। प्रोसीजरल रूल्स कैसे होंगे? पार्टीज़ की ही जिम्मेवारी होती है कि उन्हें प्रोसीजरल रूल्स कैसे रखने हैं, क्या क्या उनमें जैसे लैंग्वेज का है, कैसे प्रोसीड होना है, वो सारे रूल्स पार्टीज़ ही डिसाइड करती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन पूरा का पूरा वो खुद ही संभालते हैं। इसके अंदर इंक्लूड करते हैं जैसे हियरिंग डेट्स कब होंगी, डॉक्यूमेंट कैसे एक्सचेंज होंगे, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन कैसे होगा। तो वो सब पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो भी पार्ट होता है वो पार्टीज़ खुद ही हैंडल करती हैं, इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन से हेल्प नहीं लेती। अब चौथा फीचर आता है फ्लेक्सिबिलिटी, और यही मेन फीचर है एडहॉक आर्बिट्रेशन का, क्योंकि इनके पास पूरा कंट्रोल है तो उनके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो हम आर्बिट्रेशन प्रोसेस कैसे प्रोसीड करना चाहते हैं। उसके बाद आती है कॉस्ट, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस इंस्टीट्यूशनल के नहीं लगने, कोई उन्हें फ़ीस पे नहीं करनी, और अपनी मर्ज़ी से कैसा सस्ता कहाँ पे जो कि डेट होनी है, कब डेट्स होनी है, तो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी फ़ीस है वो बच जाती है, क्योंकि उन्हें किसी को फ़ीस नहीं देनी पड़ती। और बाकी भी अदर कॉस्ट जो है इसके अंदर लेस लगती है सिंपल इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन के मुकाबले। एनफोर्सेबिलिटी मतलब कि ये लागू कैसे होता है। इसकी जो एनफोर्सेबिलिटी है, जैसे कि सिंपल इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन है, यानी कि सब पर अप्लाई होगा, बाइंडिंग होगा, जो भी होगा वो सेम इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन की तरीके से ही होगा। ऐसा नहीं है कि हम खुद से कर रहे हैं तो आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड है वो मान्य नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी मर्ज़ी से ही जैसा इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन में होता है सेम एनफोर्सेबिलिटी इसकी भी होती है। एक्सपर्टाइज ऑफ आर्बिट्रेटर, यानी कि हमारा कुछ ऐसा मैटर है जिसमें हमें एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है, कि मतलब कुछ स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत है आर्बिट्रेटर के अंदर। तो क्योंकि हमारे पास आर्बिट्रेटर को चूज़ करने की फ्लेक्सिबिलिटी है, तो हम वैसा जो आर्बिट्रेटर चूज़ करेंगे जिसके पास वो सब्जेक्ट मैटर की कंप्लीट नॉलेज हो। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इसका लास्ट फीचर है, कि इसमें हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, क्योंकि सारा चीज़ें तो खुद कंट्रोल कर रहे हैं ना। खुद कंट्रोल करेंगे कि उसके रूल्स कैसे होंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी के प्रोविजंस क्या होंगे, उस पर साइन हम करवा सकते हैं पार्टी से। तो इसमें ओवरऑल ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। आ गया अपना इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है। इसके अंदर क्या था, डिस्प्यूट जो प्रोसेस होते हैं, एक प्रायर अग्रीमेंट जो होता है पार्टीज़ के बीच में, उसके कारण होते हैं कि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हुआ तो हम कैसे रिजोल्व करेंगे। जो कि कमर्शियल ट्रांजैक्शन में जो भी जैसे अग्रीमेंट के अंदर क्लोज वगैरह होते हैं आर्बिट्रेशन के, तो यहाँ पर डील होते हैं।
Such differences and dispute are settled by arbitration and will be referred to an established arbitration or organization. So it ये एक ज़रूरी बात है कि such arbitration institution offer procedural guidance, administrative support and pool of qualified arbitrator, contributing to more structure and standardized arbitration process compared to ad hoc. यानी कि एक पार्टी के जो भी डिस्प्यूट होने वाला है, यानी कि क्लोज वगैरह एग्रीमेंट में डाल देते हैं कि फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो हम आर्बिट्रेशन पर इसको रिजोल्व करवाएंगे। वहाँ पर इंस्टीट्यूशन आर्बिट्रेशन फॉलो किया जाता है और ये जो इंस्टीट्यूशन आर्बिट्रेशन है वो सपोर्ट करती है प्रोसीजरल गाइडेंस को, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देती है और एक पूल ऑफ क्वालिफाइड आर्बिट्रेटर यानी कि एक लिस्ट दे देगी आर्बिट्रेटर की, क्वालिफाइड आर्बिट्रेटर की, इनमें से हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं, वो लिस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। और ये एक मोर स्ट्रक्चर और स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है क्योंकि इसमें और इंस्टीट्यूशन जो कि इन्वॉल्व हैं तो उनका एक सेट ऑफ रूल्स हैं, प्रोसेस है, उनको फॉलो किया जाता है और जो कि स्टैंडर्डाइज है मोर देन एड हॉक, क्योंकि एड हॉक में तो हम खुद ही सब कुछ कर रहे होते हैं, अपने हिसाब से कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें एक इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन होती है वो आर्बिट्रेशन करवा रही होती है। अब इसके फीचर्स जो है बड़े ही बेसिक से हैं। एडमिनिस्ट्रेशन बाय अ स्पेशलाइज्ड आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन फैसिलिटीज़ जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोसेस को जो कि गवर्न करती है, प्रोवाइड करती है प्रोसीजर रूल्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देती है। इन सम केसेस रोस्टर ऑफ आर्बिट्रेटर यानी कि जो लिस्ट दे देते हैं आर्बिट्रेटर की, तो तुम इनमें से चूज़ कर लो। प्रोसीजरल रूल्स भी सेट ऑफ रूल्स है जो कि गवर्न करते हैं आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को, वो आर्बिट्रेशनल इंस्टीट्यूट देती है। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, ये बेसिक सा ही है, जैसे कि लिस्ट दे देती है, प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स, उनमें से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ये एक इम्पार्शियल सिलेक्शन होता है आर्बिट्रेटर्स का। सपोर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कि जो भी मीटिंग होनी है, मैनेजिंग कम्युनिकेशन, जो भी हियरिंग होनी है उनकी डेट्स, उनके प्रोसेस, कम्युनिकेट करना पार्टीज़ को, ओवरसीइंग द सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स यानी कि सबमिट डॉक्यूमेंट्स अच्छे से हो रहे हैं या नहीं वो भी देखना, और मेंटेन करना कि जो कि प्रोसेस है कम्युनिकेशन, सबमिशन एंड फाइनल अवार्ड जो कि मेंटेन है यानी उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, वो सब एक आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन जो कि प्रोवाइड करती है, सपोर्ट करती है, प्रोवाइड करती है बहुत तरीके का, जैसे कम्युनिकेशन का, मैनेजिंग का, हियरिंग का, सब वो ही देखती है, मतलब हमें कुछ भी नहीं करना होता। इम्पार्शलिटी, क्योंकि थर्ड पार्टी हमारा काम कर रही है तो वो इम्पार्शल होगी बोथ द पार्टीज़ के, यानी कि किसी के ऊपर ज़्यादा बायस नहीं होगी, इम्पार्शल होगी, क्योंकि उन्हें तो अपना काम करना है ना, जैसे भी उनके सेट ऑफ रूल्स है वो फॉलो करने हैं, तो इम्पार्शल ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा क्रेडिबिलिटी भी होती है। कॉस्ट एंड फीस, एक यही इसका डाउनग्रेड है कि इसकी कॉस्ट हायर होती है एडहॉक से, क्योंकि हमें इनको कुछ फीस वगैरह ये चार्ज करते हैं वो हमें देने ही पड़ते हैं, तो इसलिए इसकी जो है कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन ये बेस्ट तरीका है क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। प्रिजर्वेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, एडहॉक से थोड़ी सी कम होती है, लेकिन इसके सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि फॉलो करने पड़ते हैं, तो इसमें भी अच्छी खासी कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। एक बेसिक फीचर है आर्बिट्रेशन का कि कॉन्फिडेंशियलिटी तो होती रहेगी। ये थोड़े से बेसिक से डिफरेंस है, ये आप रीड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन पर। डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन वही होती है कि जो कि इंडिया के अंदर ही इसकी प्रोसीडिंग्स हो और जो बोथ द पार्टीज़ है वो सिर्फ इंडियंस हो और इस पर इंडिया के ही लॉ लगने चाहिए, तो वो एक डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन होती है। फीचर्स क्या होते हैं डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के? रूल्स एंड रेगुलेशन। डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन इज typically governed by laws of country or jurisdiction where the arbitration taking place, और डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन में इंडिया ही होती है प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, सो इसलिए इंडिया के ही लॉ लग रहे होते हैं डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन पे। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोसीजर्स, पार्टीज़ के पास वही बेसिक सी बात है, बिल्कुल ईजी सा है डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन कि पार्टीज़ के पास ही फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्री टू चूज़ आर्बिट्रेटर वगैरह, मतलब वो वही सेम फीचर जो हमने पढ़ चुके हैं। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट करवाती है, इसकी मेन रिक्वायरमेंट यही है कि डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन होती है, एक वैलिड अग्रीमेंट होता है, मेन रिक्वायरमेंट ऑफ और डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। सिलेक्शन ऑफ आर्बिट्रेटर फ्री टू चूज़ है, सेम है। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल,
Arbitral tribunal has authority to make decision in procedural matters, consider evidence and render a final award. Award हम पता है डिसीजन वगैरह होता है जनरली एनफोर्सेबल इन द सेम वे ऑफ कोर्ट जजमेंट, यानी कि कोर्ट की जो जजमेंट होती है वैसा ही एनफोर्सेबिलिटी इसकी भी होती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी कॉमन फीचर है, कोस्ट इफेक्टिव है जो कि हमने देखा ही था एडहॉक वगैरह में। एक्सपर्टाइज ऑफ आर्बिट्रेटर इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं जो जैसा भी हमें कोई भी क्वालिटी चाहिए किसी आर्बिट्रेटर में, तो क्योंकि फ्री टू चूज़ है तो हम चूज़ कर सकते हैं। इनफॉर्मल प्रोसेस होता है देन द कोर्ट से तो थोड़ा सा इनफॉर्मल ही होता है क्योंकि ये अपनी मर्ज़ी से करा रहे हैं हम। कोर्ट में तो बहुत सारी लंबी तारीखें होती हैं, बहुत टाइम लगता है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जहाँ पर एक पार्टी उसका रेजिडेंस या डोमिसाइल आउटसाइड इंडिया का हो या सब्जेक्ट मैटर डिस्प्यूट इज़ रिलेटेड टू प्लेस आउटसाइड इंडिया, यानी कि कोई भी ऐसा डिस्प्यूट है जो आउटसाइड इंडिया ही सेटल होगा, सच आर्बिट्रेशन इज ट्रीटेड एज इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। दूसरे शब्दों में बताएं तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इज़ अ मेथड ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन पार्टीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज और इन्वॉल्विंग क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, यानी कि कोई क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन हुई, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुई या फिर डिफरेंट कंट्रीज़ के जो लोग हैं इन्वॉल्व थे तो वहाँ पर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन फॉलो होता है। इसके फीचर्स क्या हैं? पार्टीज़ एक ना एक पार्टीज़ या ट्रांजैक्शन आउटसाइड इंडिया ही होनी चाहिए। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट वैलिड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट होना चाहिए जो कि सेम है। इम्पार्शल फोरम न्यूट्रल एंड इम्पार्शल होता है ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। ऑटोनोमी पार्टी के पास पूरा राइट है, पूरी चूज़ करने की फ्लेक्सिबिलिटी है जो भी हम चूज़ कर रहे हैं मेथड वगैरह वो हम अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। एड होक या इंस्टीट्यूशनल जो भी हम चूज़ करना चाहिए इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के अंदर वो भी अलाउड है। इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। सेलेक्टिंग एन आर्बिट्रेटर फ्री टू सेलेक्ट आर्बिट्रेटर विद इंटरनेशनल एक्सपर्टाइज, यानी कि कोई इंटरनेशनल का एक्सपर्ट है उसको इन्वॉल्व करना है, मतलब फ्री टू चूज़ है आर्बिट्रेटर, है ना, जैसे कि सेम था। कॉन्फिडेंशियलिटी तो पूरी होती ही है क्योंकि प्राइवेट में हो रही है सब चीज़ें, पार्टीज इन्वॉल्व होनी को सब पता है। कल्चरल सेंसिटिविटी ये एक अलग पॉइंट है कि हम इसके अंदर ड्यू इम्पोर्टेंस देते हैं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में कल्चरल डाइवर्सिटी को, या कोई भी बिजनेस प्रैक्टिस है, लीगल ट्रेडिशन है, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर है, इंटरनेशनल है, दूसरी कंट्री भी इन्वॉल्व है, हमें उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है। तो एक ये मेन पॉइंट है, कल्चरल सेंसिटिविटी होती है इसके अंदर। विटनेस ऑफ एक्सपर्ट्स, या जहाँ भी इंडस्ट्री के स्पेसिफिक इश्यूज हैं वहाँ पर एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में हम वो भी चूज़ करते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स मैटर हुआ जो नॉर्मल बंदे से डील नहीं हो सकता तो हम एक्सपर्ट को भी हायर कर देते हैं, उसका अलाउ करते हैं कि वो एड्रेस करे टेक्निकल और इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स को। लिमिटेड ग्राउंड्स टू चैलेंज, हमने पढ़े हुए हैं ग्राउंड्स टू चैलेंज एंड आर्बिट्रल अवॉर्ड, तो वो भी सेम है, फाइनल एंड बाइंडिंग है, लिमिटेड ग्राउंड्स हैं उनको चैलेंज करने के लिए। कॉस्ट इफेक्टिव है, जो कि मेन लिटिगेशन से उनसे तो कॉस्ट इफेक्टिव है ही। ये आते हैं डिफरेंस, ये आप खुद पढ़ लेना क्या क्या डिफरेंस है इसके बीच में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के अंदर। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रेक्चुअल आर्बिट्रेशन। जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है उनके अंदर पार्टीज़ जो है क्लोज डाल देते हैं, यानी कि जो भी बिजनेसमैन है वो अपने अग्रीमेंट के अंदर क्लोज डाल देता है कि अगर फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो हम आर्बिट्रेशन से उसको डिसॉल्व करेंगे, तो वो होता है कॉन्ट्रेक्चुअल आर्बिट्रेशन। उसके फीचर्स क्या है? इसके अंदर सबसे मेन फीचर है कि आर्बिट्रेशन क्लोज होता है और वो इंडिकेट करता है कि पार्टीज़ की एक म्यूचुअल कंसेंट है, क्योंकि वो साइन कर रहा है अगर अग्रीमेंट को तो मान लिया जाएगा कि उसने आर्बिट्रेशन पर भी, आर्बिट्रेशन क्लोज पर भी अपनी कंसेंट दी है, तो ये म्यूचुअल कंसेंट से ही होता है। फ्रीडम ऑफ पार्टीज़, फ्री टू ऐड आर्बिट्रेशन क्लोज, अगर उनको रखना है तो रख सकते हैं, रिमूव करवाना है तो रिमूव भी करवा सकते हैं। नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर कितने होंगे वो भी डिसाइड करते हैं। रूल्स क्या है, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन क्या होगा, वो हम सब क्लोज के अंदर डाल सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ आर्बिट्रेटर, फ्री टू सेलेक्ट आर्बिट्रेटर अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्टाइज रिक्वायर्ड एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि फ्री टू चूज़ है आर्बिट्रेटर को। रूल्स ऑफ आर्बिट्रेशन, पार्टीज चाहे तो एडहॉक प्रोसीजर रूल्स भी कर सकते हैं, यानी कि अपनी मर्ज़ी से अपने रूल्स बना सकते हैं आर्बिट्रेशन प्रोसेस के।
कॉन्फिडेंशियलिटी तो पूरी होती ही है, मेंटेन करते हैं एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी को। एनफोर्सेबल ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड, सेम लाइक जजमेंट ऑफ कोर्ट की तरह से एनफोर्सेबिलिटी इस अवार्ड की भी होगी। स्पीडी रेजोल्यूशन, सेलेक्ट कर सकते हैं, फास्ट ट्रैक प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो भी जजमेंट ऑफ कोर्ट है उनसे तो स्पीडी ही रेजोल्यूशन होता है, जो भी कोर्ट में हमें टाइम लगना होता है। प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी, पार्टीज़ के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि उन्हें कैसा प्रोसीजर चाहिए। अब नेक्स्ट आ जाता है, ये जल्दी जल्दी कराया क्योंकि सेम ही था, कुछ खास था नहीं। अब जो कि मेन है वो है स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन, ऐसा हमने अभी तक नहीं पढ़ा है तो हम ये पढ़ लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ये एक लॉ के ऑपरेशन ऑफ लॉ से ही आर्बिट्रेशन मैंडेटरी कर देता है, यानी कि किसी लॉ के अंदर लिखा है कि आपका जो भी डिस्प्यूट होगा वो आर्बिट्रेशन से ही रिजोल्व होगा, तो ये एक मैंडेटरी है, इसमें पार्टीज़ की कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन फीचर है कंसेंट ऑफ पार्टीज़ आर नॉट रिक्वायर्ड, इट इज़ बाइंडिंग टू द पार्टीज़। इसका एक एग्जांपल दे रखा है, सेक्शन 43 सबसेक्शन सी ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 प्रोवाइड डील्स द डिस्प्यूट ऑफ आर्बिट्रेशन, यानी कि एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, शायद आ जाए। यानी कि कुल मिला के बात इतनी है कि लॉ ने ही कह रखा है कि कोई डिस्प्यूट होगा वो आर्बिट्रेशन में ही रिजोल्व होगा, तो मैंडेटरी हो जाता है। पार्टीज़ के पास अपनी विलिंगनेस नहीं होगी, कंसेंट देने की ज़रूरत नहीं होगी, उनको बाइंडिंग ही है कि आर्बिट्रेशन करवाना ही है। फीचर्स क्या है, बेसिस ऑफ लॉ, बेसिस ऑफ लॉ यानी कि लॉ ही इनको कह रहा है कि डिटरमाइन द प्रोसीजर ऑफ रूल्स अदर रिक्वायरमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन सर्टेन टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन, यानी कि ये लॉ ही है जो तय करेंगे कि रूल्स क्या होंगे, अदर रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे आर्बिट्रेशन की। रिक्वायरमेंट्स, वैलिड arbitration agreement are decided by statutory provision, it may includes language required or arbitral agreement or form of notice। रिक्वायरमेंट कुछ भी डाल सकते हैं, ये अपने एक वैलिड अग्रीमेंट होगा, लैंग्वेज कौन सी रिक्वायर्ड होगी वो सब इसमें सेलेक्ट हो सकता है। टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स, स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ लॉ डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट विच दिस प्रोविजन विल अप्लाई, कि किस टाइप के इश्यूज़ पर, डिस्प्यूट पर स्टैट्यूटरी प्रोविजन लगेगा, वो भी ये डिसाइड कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ आर्बिट्रेटर, स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन ही डिसाइड करें शायद कि कौन क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक आर्बिट्रेटर की। मे ऑल्सो इंक्लूड फॉर्मल मैकेनिज़्म, यानी कि एक फॉर्मल मैकेनिज़्म बना सकते हैं कि कैसे आर्बिट्रेटर को सेलेक्ट करेंगे, कि पार्टीज़ की इसमें भी कंसेंट होना ज़रूरी नहीं है, कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी वो भी डिसाइड स्टैट्यूटरी प्रोविजन ही करेगा। रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज, यानी कि हो सकता है कि ज़रूरत पड़ जाए हमें किसी एक्सपर्ट की, ये भी हो सकता है जो उस सब्जेक्ट मैटर में अपना प्रोफेशनल होगा। कॉन्फिडेंशियलिटी होती है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की, मेंटेन करना पड़ता है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी को। कॉस्ट इफेक्टिव तो होती है कोर्ट लिटिगेशन के, जो कोर्ट लिटिगेशन में एक्सपेंस लगने होते हैं उससे तो कॉस्ट इफेक्टिव ये भी होती है। ये एक बेसिक सी डिफरेंस है, आप इनको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन। इसके अंदर क्या होता है कि राइटिंग के अंदर हमें डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना होता है, अग्रीमेंट होता है राइटिंग के अंदर, और ये जनरली डील करता है ट्रेड रिलेटेड मैटर से, और इसके अंदर टाइम बाउंड होता है 6 मंथ के अंदर अंदर ही हमें जो कि आर्बिट्रेशन अवार्ड है वो हमें देना होता है, प्रोसीजरिंग ख़त्म करनी होती है। ये हमने थोड़ा पहले भी पढ़ा था सेकंड चैप्टर के अंदर, सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है। फीचर्स क्या है, एक्सेलरेटेड प्रोसेस, फास्टर एंड मोर एफिशिएंट होता है क्योंकि बहुत तेज़ होता है, 6 महीने के अंदर ही होता है और सिर्फ पूरा का पूरा राइटिंग में ही होता है। कुछ केसेस होते हैं जिसमें हम हियरिंग में भी कर सकते हैं अगर पार्टी चाहे तो। लिमिटेड रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, थोड़े डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, पूरा एकदम कागजी कार्रवाई नहीं होती है, लिमिटेड ही रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंट्स की। सिंपल सा प्रोसेस होता है, कोई भी फालतू की चीज़ें इसके अंदर नहीं होती है। लिमिटेड नंबर ऑफ हियरिंग्स होती हैं क्योंकि जल्दी जल्दी करना है, तो फास्ट ट्रैक तरीके से लिमिटेड हियरिंग ही होती है। लिमिटिंग विटनेस टेस्टिमनी, सिलेक्शन ऑफ आर्बिट्रेटर, प्रायोरिटी हम उसे देते हैं जिसके पास एक्सपीरियंस हो क्योंकि वो फास्ट ट्रैक जल्दी जल्दी अपना डिसीजन ले पाएगा। शॉर्ट टाइमिंग प्रोसेस, छोटे छोटे टाइमिंग के कम
कंप्रेस्ड कंपेयर टू द स्टैंडर्ड आर्बिट्रेशन, यानी कि छोटी हेयरिंग, फास्ट जल्दी जल्दी हेयरिंग होती है इसके अंदर। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मेन गोल तो कॉस्ट इफेक्टिव ही होता है इसका, क्योंकि जल्दी जल्दी हो रही तो कम पैसे लगेंगे। आर्बिट्रेशन अवार्ड सिंपल होता है, बाइंडिंग होता है, कुछ ही लिमिटेड ग्राउंड्स है जिसके अंदर हम चैलेंज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, थोड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर जो कि आर्बिट्रेशन है उससे थोड़ी सी कम होती है फ्लेक्सिबिलिटी। फॉरेन आर्बिट्रेशन सिंपल सा ही है, जो कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग जो आउटसाइड इंडिया प्लेस है तो उसको फॉरेन आर्बिट्रेशन कहते हैं, और उसके अवार्ड को भी फॉरेन अवार्ड कहा जाता है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। उसमें सबसे पहला आता है एडहॉक आर्बिट्रल अवार्ड। जो अवार्ड मतलब जो भी डिसीजन होता है वो अगर एडहॉक के अंदर दिया जाए तो वो एडहॉक वाला होता है, डोमेस्टिक के अंदर दिया जाए तो डोमेस्टिक अवार्ड कहा जाता है। रिकग्निशन एंड एनफोर्समेंट में बी ऑल्सो फैसिलिटेड बाय इंटरनेशनल कन्वेंशंस with many countries adhering to the principle outlined in the न्यूयॉर्क कन्वेंशन। डोमेस्टिक वाला जो है इंटरनेशनल कन्वेंशन से भी दिया जा सकता है, और ये न्यूयॉर्क कन्वेंशन के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इंटरनेशनल कमर्शियल अवार्ड्स, इंटरनेशनल जो कि आर्बिट्रेशन उसके अंदर जो अवार्ड दिया जाता है उसे इंटरनेशनल कमर्शियल अवार्ड कहा जाता है। इसके अंदर हमें जैसे पता है कि डिफरेंट कंट्रीज इन्वॉल्व होती है। हम इसके फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं। एप्लीकेबल लॉ कौन सा होता है, इसमें ये देखा गया है कि एक कंट्री से काम नहीं चलता, 2-3 कंट्रीज़ के जैसे भी 2 कंट्रीज़ के तो इसमें एप्लीकेबल होते हैं। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वही सिंपल सा एग्रीमेंट होना चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर ये इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर जो है आईसीसी एंड एलसीआईए इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन रोल प्ले करते हैं आर्बिटर को सेलेक्ट करने में, क्योंकि वही सजेशन देते हैं, क्योंकि लेवल ऑफ न्यूट्रलिटी एंड एक्सपर्टाइज जो कि बैलेंस होना चाहिए, इसलिए इंश्योर करते हैं कि ये एलसीआई और आईसीसी से ही सजेशन ले कि आर्बिटर कौन सा होना चाहिए। एनफोर्समेंट, जो भी इंटरनेशनल कमर्शियल अवार्ड दिया जाता है वो ओवर 160 कंट्रीज़ में एप्लीकेबल होता है बिकॉज ऑफ द न्यूयॉर्क कन्वेंशन। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसलिए 160 कंट्रीज़ में ये एनफोर्स होता है, मतलब बाइंडिंग होता है, एप्लीकेबल होता है। आर्बिट्रल प्रोसीजर रूल्स, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि कैसे प्रोसीजर में क्या प्रोसीड करना है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था। कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिवनेस, डोमेस्टिक के मुकाबले तो ये कॉस्टलियर होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट सेविंग होती है। अगर कोई भी और नेशनल कोर्ट्स में हम जाते उससे तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है, लेकिन डोमेस्टिक से तो एक्सपेंसिव होता है। लेकिन बाकी जो इंटरनेशनल के जो भी कोर्ट में हियरिंग वगैरह होते हैं उनसे कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी थोड़ी सी बैलेंस ही होती है, ठीक ठाक होती है, इतनी नहीं होती, क्योंकि रूल्स वगैरह को हमें फॉलो करना पड़ता है और ट्रांसपेरेंसी हमें रखनी पड़ती है, इसलिए कॉन्फिडेंशियलिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स। इसमें ये इरेलीवेंट है, आप इनको काट सकते हैं। सीधा आता है सेक्शन 44 बेस्ड ऑन आर्टिकल 1 ऑफ न्यूयॉर्क कन्वेंशन एंड सेक्शन 2 ऑफ 1961 फॉरेन आर्बिट्रेशन एंड कन्वेंशन। फॉरेन अवार्ड मीन्स द अवार्ड मेड रिजल्ट इन द फॉरेन आर्बिट्रेशन नॉट इन डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, यानी कि फॉरेन अवार्ड वो होगा जो फॉरेन आर्बिट्रेशन के द्वारा दिया गया होगा, ना कि वो जो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन में दिया हुआ होगा। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, आर्बिट्रेशन शुड बी हेल्ड इन द फॉरेन कंट्री बाय द फॉरेन आर्बिट्रेटर, यानी कि एलिमेंट्स क्या है फॉरेन अवार्ड के, मतलब कंडीशन वगैरह जो भी है वो क्या है कि आर्बिट्रेशन जो फॉरेन कंट्री में होना चाहिए, फॉरेन आर्बिट्रेटर के द्वारा ही होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ फॉरेन लॉज, फॉरेन लॉ ही लगना चाहिए, इंडियन लॉ नहीं लगना चाहिए। फॉरेन नेशनल आर इन्वॉल्व एज अ पार्टी, यानी कि फॉरेन नेशनल है वो पार्टी के अंदर होने चाहिए, यानी कि जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज़ हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अवार्ड मेड इन लंदन, एक केस के बारे में हम बात कर रहे हैं, एनटीपीसी वर्सेस सिंगर कंपनी, जिसके अंदर एक अवार्ड दिया गया था लंदन के आर्बिट्रेशन में,
जो कि गवर्न किया गया था बाय इंडियन लॉज, यानी कि लंदन के अंदर हुआ आर्बिट्रेशन हुआ वहाँ पे, लेकिन लॉ जो लगा वो इंडियन लॉ था। तो इसमें माना गया कि ये एक फॉरेन अवार्ड नहीं है, ये एक प्योरली डोमेस्टिक अवार्ड है विच इज़ गवर्न बाय इंडियन लॉज। इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर क्या हुआ था कि लंदन में आर्बिट्रेशन हुआ, लेकिन एप्लीकेबल लॉ इंडियंस थे, तो ये एक फॉरेन अवार्ड मानना नहीं जाएगा और डोमेस्टिक अवार्ड माना जाएगा। सो नेक्स्ट आता है व्हेन फॉरेन अवार्ड बाइंडिंग, आर्टिकल 3 ऑफ न्यूयॉर्क कन्वेंशन। ये सिंपल है, एनफोर्सेबल होगा जैसे हमेशा से होता है कंट्रीज़ पर, इंडिया पर भी एप्लीकेबल होगा। एविडेंस, इस पर होता है आर्टिकल 4 ऑफ न्यूयॉर्क कन्वेंशन सेक्शन 8 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन। प्रिस्क्राइब एविडेंस दैट द पार्टी हैज़ टू बी मेड prima facie फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड, यानी कि पार्टीज़ को एविडेंस भी जमा कराने पड़ेंगे अगर उन्हें एनफोर्स करवाना है फॉरेन अवार्ड। तो वो क्या क्या हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स हमें देने हैं। ओरिजिनल अवार्ड और कॉपी ऑफ देयर ऑफ, यानी कि जो ओरिजिनल कॉपी है अवार्ड की, या कॉपी है या ओरिजिनल अवार्ड है, वो हमें सबमिट कराना पड़ेगा। ओरिजिनल एग्रीमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन, वो भी हमें सबमिट कराना पड़ेगा। और सच एविडेंस दैट मे बी नेसेसरी, जो भी एविडेंस ज़रूरी होंगे वो भी हमें सबमिट कराने पड़ेंगे। ध्यान रखना है कि जो आर्बिट्रेशन फॉरेन अवार्ड में दिया गया है, फॉरेन लैंग्वेज में दिया गया है, वो मस्ट बी ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश कॉपीज़, यानी कि इंग्लिश में भी उसे ट्रांसलेट किया जाना चाहिए। अब इस केस में क्या हुआ था, इवन आर्बिट्रल प्रोसीडिंग माइट हैव बीन कमेंस्ड बिफोर द कमेंसमेंट, यानी कि इसके अंदर क्या हुआ था, अगर कोई आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग 1966 के एक्ट के आने से पहले थी तो वो भी बाइंडिंग होगी, मतलब जो प्रोसीडिंग पहले से चल रही थी एक्ट आने से पहले भी, तो वो अभी भी एप्लीकेबल होगी। 48 पर दैट इज़ कंडीशन फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स, सीधा नीचे आते हैं। ये एप्लीकेबल है आर्टिकल 5 ऑफ द न्यूयॉर्क कन्वेंशन एक्ट एंड सेक्शन 7 ऑफ 1961। इसमें क्या है कि आपके पास कुछ ग्राउंड्स होंगे कि आप फॉरेन अवार्ड जो दिया गया है उसको रिफ्यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उसको चैलेंज कर सकते हैं ऑन द कंडीशन कि जिसके अगेंस्ट फॉरेन अवार्ड दिया गया है उनमें से एक कोई भी कंडीशन, ये जो कंडीशन दी गई हैं उनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफ़िल कर देता है तो वो फॉरेन अवार्ड को चैलेंज कर सकता है। सबसे पहले कंडीशन है कि वो इनकैपेसिटी था, यानी कि साउंड माइंड नहीं था या कुछ भी था तो वो इनकैपेसिटी में था, या आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट ही वैलिड नहीं था, यानी कि वैलिड बिल्कुल भी नहीं था, या फिर जो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट था वो कॉन्ट्रैरी था, जिस कंट्री में वो क्या कहते हैं आर्बिट्रेशन चल रहा था उस कंट्री के लॉ के अगेंस्ट था। कॉन्ट्रैरी था मतलब कुछ अगेंस्ट था अग्रीमेंट जो है। सेकंड जो कंडीशन आती है कि जो अग्रीव पार्टी है जिसके अगेंस्ट पे आर्बिट्रेशन अवार्ड दिया गया है उसको प्रॉपर नोटिस नहीं दिया गया था अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रल प्रोसीडिंग का, या प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी टू प्रेजेंट हिज केस, यानी कि वो वही है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वॉयलेट हो गया था इसके अंदर। तो इनमें से अगर कोई भी कंडीशन फुलफ़िल कर देते हैं तो आप जो फॉरेन अवार्ड का है चैलेंज कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन आती है फॉरेन अवार्ड मस्ट डील ओनली विद द क्वेश्चन एक्चुअली सबमिटेड टू द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बाय द पार्टीज, यानी कि जो इशू जो कि सबमिट किया गया था आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पे उसी के अगेंस्ट फॉरेन अवार्ड दिया जाना चाहिए, ना कि कोई दूसरे और मैटर पर। अगर किसी दूसरे मैटर पर फॉरेन अवार्ड दिया जाता है तो वो वैलिड नहीं है, उसके अगेंस्ट हम चैलेंज कर सकते हैं। चौथी कंडीशन क्या आती है, फॉरेन अवार्ड कैन नॉट बी एनफोर्स नहीं किया जाएगा अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है, यानी कि सेक्शन डी के अंदर ही और कंडीशन हमने दे दी है। इफ़ द कंपनसेशन ऑफ द आर्बिट्रल इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, यानी कि अग्रीमेंट के अंदर कुछ कंपनसेशन था, यानी कि मान लेते हैं 1000 रुपये का, लेकिन कंपनसेशन की अमाउंट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने दे दी 10,000 रुपये, तो वो वैलिड नहीं है। इफ़ द आर्बिट्रल या और है इसमें, यानी कि ये या तो ये या ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए सेक्शन डी के लिए। इफ़ द आर्बिट्रल प्रोसीजर इज़ अडोप्टेड इन नॉट अकॉर्डेंस टू द अग्रीमेंट, यानी कि अग्रीमेंट में जो प्रोसीजर सजेस्ट किया गया था
उसके अकॉर्डिंग आर्बिट्रल प्रोसीडिंग नहीं हुई तो भी वो वैलिड नहीं होगा, उसके अगेंस्ट हम अवार्ड के अगेंस्ट हम केस कर सकते हैं। या फिर इफ़ द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इटसेल्फ इज अ कॉन्ट्रैरी टू द लॉ ऑफ द कंट्री, ये हमने पढ़ ही लिया था। लास्ट कंडीशन आ जाती है, if the award has been set aside or suspended by the competent authority concerned of the country, यानी कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया कि ये अवार्ड मान्य नहीं है, तो भी हम जो है चैलेंज कर सकते हैं। सबसेक्शन 2 है 48 का, ये बताता है एडिशनल ग्राउंड्स कौन से होंगे कि हम अगेंस्ट चैलेंज कर सकते हैं आर्बिट्रल अवार्ड को। इफ़ द सब्जेक्ट मैटर इज़ नॉट कैपेबल ऑफ सेटलमेंट बाय द आर्बिट्रेशन, यानी कि ट्रिब्यूनल ऑफ लॉ ऑफ इंडिया, यानी कि इसका मतलब है कि अगर कोई क्रिमिनल केस है, प्रॉपर्टी का केस है, जो आर्बिट्रेशन में सेटल नहीं हो सकता, वो हम आर्बिट्रेशन में जो है एंटेन कर रहे हैं, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। इफ़ द एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड इज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, पब्लिक की पॉलिसी के अगेंस्ट है, इंडिया की पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो भी वो हम अवार्ड को चैलेंज कर सकते हैं। अब सबसेक्शन 3 जो कहता है कि कोर्ट के पास पावर है, या तो वो डिले कर सकती है डिसीजन ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ द अवार्ड, और मे ऑल्सो ऑर्डर अदर पार्टी टू गिव सुटेबल सिक्योरिटी। तो ये वही था कि डिले कर सकते हैं डिसीजन को, कोर्ट के पास ये पावर है। एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड, सिंपल से इसके अंदर एक बात लिखी गई है कि जो फॉरेन अवार्ड दिया गया है वो डीम टू बी डिक्री ऑफ द कोर्ट, यानी कि कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दी है उस लेवल का फॉरेन अवार्ड हमें माना जाएगा जो आर्बिट्रेशन में दिया गया है। सेक्शन 50 कहता है कि जो सेक्शन 45 और 48 के अंदर जो हमने मैटर जो कंसिडर थे, उनके अगेंस्ट कोई भी सेकंड अपील नहीं हो सकती, एक बार जो हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास हम अपील अभी भी कर सकते हैं। सेक्शन 52 क्या कहता है, दी फॉरेन अवार्ड टू विच चैप्टर 1 एंड ऑफ पार्ट 2 अप्लाई करता है, वहाँ पर चैप्टर 2 पार्ट 2 नहीं अप्लाई करेगा, यानी कि जहाँ पर चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 2 अप्लाई होता है जिस अवार्ड पर, वहाँ पर चैप्टर 2 पार्ट 2 अप्लाई नहीं होगा। अब नेक्स्ट आता है जेनेवा कन्वेंशन अवार्ड, चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 2 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। ये सिंपल सा है, बिल्कुल सेम जो हमने अभी तक पढ़ा था, सीधा नीचे आ जाते हैं। आर्टिकल 1 क्या कहता है जेनेवा एक्ट का, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट हैज़ टू डिक्लेयर द टेरिटरीज ऑफ जेनेवा कन्वेंशन वुड अप्लाई। अगर कोई अवार्ड इस टेरिटरी से बाहर दिया जाता है तो जेनेवा कन्वेंशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। पावर ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी रेफर्स टू द पार्टी टू द आर्बिट्रेशन, इसमें क्या कहते हैं, जुडिशियल अथॉरिटी हैज़ पावर टू रेफर द पार्टीज टू द डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेटर, यानी कि आर्बिट्रेटर के डिसीजन को फॉलो करना पड़ेगा, जुडिशियल अथॉरिटी के पास पावर है। अगर कोई इनमें से कंडीशन मैच हो जाती है तो फुलफिल हो जाती है तो देयर शुड बी डिस्प्यूट होना चाहिए, सिंपल सा है, रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ये क्लोज वगैरह जो भी हम डालते हैं, कंडीशन डालते हैं, वो प्रेजेंट की भी हो सकती है, फ्यूचर से रिलेटेड भी आर्बिट्रेशन हो सकता है। एप्लीकेशन देनी चाहिए, जो भी हमें अपील करनी चाहिए, यानी कि जुडिशियल अथॉरिटी थिंक्स दैट द अग्रीमेंट एंड द आर्बिट्रेशन कैन बी प्रोसीड एंड इज़ ऑपरेटिव, यानी कि प्रोसीड कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जुडिशियल अथॉरिटी मस्ट बी प्रोवाइडेड विद वैलिड आर्बिट्रेशन, यानी कि जुडिशियल अथॉरिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए आर्बिट्रेशन से। फॉरेन अवार्ड व्हेन बाइंडिंग कब होगा फॉरेन अवार्ड, आर्टिकल 11 बताता है इसके बारे में। पार्टी अगेंस्ट, जैसे कि फॉरेन अवार्ड एनफोर्सेबल होगा चैप्टर 2 के अंदर अपॉन द पार्टी अगेंस्ट whom इट्स मेड, यानी कि जिस पार्टी के अगेंस्ट अवार्ड दिया गया है। फॉरेन अवार्ड शैल बी कंसिडर्ड एज बेसिस ऑफ सीकिंग डिफेंस, सेट ऑफ और अदरवाइज अ लीगल प्रोसीडिंग इन इंडिया, यानी कि फॉरेन अवार्ड डिफेंस के लिए होना चाहिए, सेट ऑफ के लिए होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। सीधा सेक्शन 56 एविडेंस दैट द पार्टी हैज़ टू बी मेड प्राइमा फेसी बिफोर द एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड, यानी कि पार्टी को ना थोड़े से एविडेंस सबमिट कराने चाहिए
बिफोर द एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड। ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एविडेंस जो प्रूफ के लिए चाहिए होंगे वो है ओरिजिनल अवार्ड ऑफ कॉपी और प्रूफ दैट अवार्ड इज़ फाइनल, सच एविडेंस मे बी नेसेसरी टू फिल। सिंपल सा ही था, कुछ था नहीं। कंडीशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स, ये जो कि हमने अभी अभी पढ़ी है वही है। ये द टर्म्स सबमिटेड आर इनवैलिड और इलीगल, यानी कि ये कंडीशन अप्लाई मतलब फुलफिल होनी चाहिए जब भी फॉरेन अवार्ड एनफोर्सेबल होगा। इसके अंदर दे दी कि अगर वो इनवैलिड है, इलीगल है, तो वो एनफोर्सेबल नहीं है। जो भी टर्म्स जो है आर्बिट्रेशन की है, डिस्प्यूट और डिफरेंसेस शुड बी आर्बिट्रेट अंडर द लॉ ऑफ इंडिया, यानी कि क्रिमिनल की जो प्रोसीडिंग है वो आर्बिट्रेशन में नहीं हो सकती, तो वैसा ही है। Arbitral tribunal should be consider agreed the terms between the parties and according to the law governing the arbitration proceeding, यानी कि जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो भी अवार्ड दे रहा है, टर्म्स वगैरह है, वो अकॉर्डिंग टू द लॉ होनी चाहिए। द अवार्ड हैज़ बिकम फाइनल अनलेस it is open of being opposed or it is proved that in respect of validity of award proceedings are pending, यानी कि फाइनल और बाइंडिंग में जब तक नहीं माना जाएगा, अगर वो केस ओपन है या उसके अगेंस्ट अपील है या प्रूव कर दिया कि वो अवार्ड अभी भी पेंडिंग है। अवार्ड शुड नॉट बी अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, ये तो सेक्शन 57 बताता है कि एडिशनल कंडीशन जहाँ पर कोर्ट रिफ्यूज़ कर सकता है फॉरेन अवार्ड को, या तो वो अवार्ड इनवैलिड या कैंसिल कर दिया है बाय द कंट्री जहाँ पर अवार्ड दिया गया था। इफ़ द अग्रीव पार्टी अगेंस्ट होम इज मेड was not given sufficient notice of proceedings, या फिर कैपेसिटी नहीं थी, इलीगल वो मतलब इनकैपेसिट था टू बी आर्बिट्रेट, द कोर्ट इज़ एम्पावर्ड टू पोस्टपोन, यानी कि पोस्टपोन कर सकती है। एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड सिंपल डिग्री है जैसे कोर्ट की, वैसे ही है जैसे कि जजमेंट कोर्ट हमने अभी अभी पढ़ा था, जजमेंट ऑफ कोर्ट के इक्वल ही है फॉरेन अवार्ड भी। नो सेकेंड अपील अगेंस्ट, जो भी हमने अभी अभी ऊपर कंडीशन पढ़ी थी। अब आ जाते हैं MCQs पर। सो जो फर्स्ट MCQ है इसके अंदर हमें फ़ीचर बताने हैं, इनमें से कौन से फ़ीचर है एड हॉक आर्बिट्रेशन के। इट इज़ इन्वॉल्व 3 मेंबर्स, ज़रूरी नहीं है 3 मेंबर्स ही हो। प्रीडिटरमाइन प्रोसीजर रूल्स आर प्रीडिटरमाइंड बाय द इंस्टीट्यूशन, नहीं। मोर कॉस्ट इफेक्टिव है दैन द इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, इसका यही आंसर है। इसके अंदर क्या आते हैं, मिस्टर सारा डेवलपर्स, रमन डेवलपर्स प्रॉपर्टीज़, लेकिन जो आर्बिट्रेशन चलती है वो मैनचेस्टर यानी कि फॉरेन में चलती है और अवार्ड भी दिया जाता है मैनचेस्टर में, लेकिन दोनों पार्टीज़ इंडियन हैं तो इसलिए ये डोमेस्टिक अवार्ड माना जाएगा। 2 CA के बीच में लड़ाई हो जाती है और कोर्ट में केस हो जाता है। अब कोर्ट कब कब रेफ़र कर सकता है आर्बिट्रेशन को, तो इसका सिंपल सा आंसर है जुडिशियल अथॉरिटी में रेफर द पार्टीज ऑन द आर्बिट्रेशन और ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ वन ऑफ द पार्टी ओनली आफ्टर अश्योरिंग द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज़ वैलिड, ऑपरेटिव एंड कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड, यानी कि पार्टीज अगर रिक्वेस्ट करती है तो ही जुडिशियल अथॉरिटी रेफ़र कर सकते हैं आर्बिट्रेशन में ऑन द कंडीशन कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वैलिड है, ऑपरेटिव है एंड कैपेबल है। एक केस जो है पहले ये जो एक्ट आने से पहले ही मतलब चल गया था और बाद में जो है अवार्ड दिया गया, तो ये किसके अंडर माना जाएगा, तो ऑब्वियसली आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996 के अंदर माना जाएगा, ये हमने पढ़ा भी था। इसके अंदर क्या होता है, एक होटल का रेंट दिया जाता है 1 लाख के ऊपर ऑन द कंडीशन की गैम्बलिंग नहीं होगी, अगर गैम्बलिंग होगी तो 1,25,000 होगा, लेकिन मिस्टर ललित ने 2 दिन के लिए अलाउड कर दिया कि गैम्बलिंग कर सकते हैं। और जो ये कोर्ट है, कोर्ट के ऊपर आर्बिट्रेशन भी हो जाती है और कोर्ट के पास सबमिट भी हो जाता है एनफोर्समेंट के लिए, लेकिन गैम्बलिंग तो इलीगल एक्टिविटी है, इलीगल एक्टिविटी पर आर्बिट्रेशन या कोर्ट की जजमेंट नहीं दी जा सकती। सो इसलिए इसका आंसर है बी, एज द कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग रनिंग द गैम्बलिंग हाउस इज़ इलीगल द अवार्ड कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल। सिंपल सा था, हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है विद द MCQ। अब फाइनल चैप्टर रहता है, उसके ऊपर बढ़ते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट yet। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट चैप्टर।